आज अपन पढ़ेंगे इवोल्यूशन की सीरीज में सेकंड वीडियो, जो कि डार्विन एंड डार्विनिज्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। मतलब डार्विन ने क्या इवोल्यूशन के बारे में बताया। पहला अपने पढ़ा था लेमार्क के बारे में, आज अपन पढ़ेंगे डार्विन के बारे में। डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में क्या बताया। तो ही वाज ए इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। ही proposed that all species of life have descended over time from common ancestor. He proposed the branching pattern of evolution, जिसको क्लेडोजेनेसिस भी अपन बोल सकते हैं। ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने ब्रांचिंग पैटर्न, इवोल्यूशन का ब्रांचिंग पैटर्न डार्विन ने दिया। इसके बाद ही उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बताया। डार्विन ने ट्रेवल किया था HMS बीगल नामक के शिप पे इन्होंने ट्रेवल किया था, वो भी 5 ईयर्स के लिए। इन्होंने ये शिप जो है वो 27 दिसंबर एंड 1831 में को लेफ्ट हुई थी, एंड वो रिटर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1836 के अंदर। 5 ईयर्स में इन्होंने अपना ट्रैवल करके, जिसमें इन्होंने ट्रैवल किया साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइलैंड, इन सब के ऊपर इसने ट्रैवल किया, और अलग अलग जो भी इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी इनको मिली, उन सब के ऊपर इन्होंने रिसर्च करके अपना डाटा पब्लिश करवाया। सबसे पहले डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज, कॉमन एंसेस्टर और जो भी चेंज है, ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर और ये स्पीसीज जो भी है। देखते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सबसे पहला ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनका पब्लिकेशन था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसके अंदर इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो 24 नवंबर 1859 को पब्लिश हुआ। 7 जनवरी 1860 को इनका सेकंड एडिशन इसी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का पब्लिश करवाया इन्होंने। 1861 में 3rd एडिशन, 1866 में 4th एडिशन, एंड 10 फरवरी 1869 को 5th एडिशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ डार्विन पब्लिश हुआ। एंड 19 फरवरी 1872 को द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का 6th एडिशन एंड लास्ट एडिशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम टाइटल ऑफ द बुक। प्रिंसिपल और लॉ ऑफ पार्सिमोनी अपन इसमें एक बार देखते हैं। तो लॉ ऑफ पार्सिमोनी की द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट थिंग्स आर यूजुअली कनेक्टेड टू बिहेव in the simplest or most economical way, especially with reference to alternative evolutionary pathways. सेकेंड है ओकम्स प्रिंसिपल। ओकम्स प्रिंसिपल्स के अंदर बताइए कि अपने पास अगर 2 थिंग्स है, इट इज ए प्रिंसिपल फ्रॉम फिलोसफी। सपोज देयर इज एग्जिट 2 एक्सप्लेनेशन, अपने पास 2 एक्सप्लेनेशन है, तो अपन उस एक्सप्लेनेशन को लेंगे जो कि सिंपलेस्ट हो और सिंपल हो। सिंपलर वन इज यूजुअली बेटर, दैट इज एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट थ्योरी दैट वर्क्स। अपन सिंपल एक्सप्लेनेशन को लेंगे अगर अपने पास 2 एक्सप्लेनेशन है तो। ये ओकम्स प्रिंसिपल था। इसके बाद ही आगे है माल्थ्यूस, एंड इससे ऑन द माल्थ्यूस का भी एक लॉ है। इन्होंने बताया कि एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन पे दिया। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ द टेंडेंसी टू सूट अप, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन में मोर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, ये माल्थ्यूस ने बताया। इसके बाद अपन देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसके अंदर इन्होंने बताया गया कि जो भी लैंड, जो भी कॉन्टिनेंट है, वो सब पहले एक ही थे, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते गए और टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गए, और इन्होंने इसी के ऊपर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया। इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल भी, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया कि जैसे इंडिया वाला फ्रॉग स्पीसीज और श्रीलंका की फ्रॉग स्पीसीज एक जैसी ही दिखने में अलग है, बट वो एक जैसी ही जेनेटिकली सेम है। चार्ल्स लेल ने भी थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म दिया, जिन्होंने बोला कि चेंजेज इन द अर्थ क्रस्ट ड्यूरिंग जियोलॉजिकल टाइम हैव बीन रिजल्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ continuous and uniform process seen by humans to operate could also have operated when humans were not watching. अगली थ्योरी है क्यूवियर, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, फादर ऑफ प्लेंटियोलॉजी भी क्यूवियर को बोलते हैं, जो कि फॉसिल साइंस में। एंड इवोल्यूशन अकर्स इन साइक्लिक मैनर, एवरी कैटास्ट्रोफ डिस्ट्रॉय 100% previously existing life and creates a new environment in which new life evolves,
फ्लोरिसेज एंड अगेन ए कैटास्ट्रोफ अकर्स विच एंड्स द एग्जिस्टिंग लाइफ। कहीं पे भी एम्प्टी एरिया है वहाँ पे न्यू लाइफ आएगी, फ्लोरिस नंबर इंक्रीज होंगे, कैटास्ट्रोफ होगा, डेथ ऑफ हाल होगी और वापस एम्प्टी एरिया होगा, फिर न्यू लाइफ आएगी। तो इन्होंने वही बताया थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, मतलब जब भी कैटास्ट्रोफिज्म एक्टिविटी कोई होगी तो 100% पॉपुलेशन वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब भी टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक न्यू स्पीसीज आएगी और फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये ड्रॉबैक लार्जेस्ट कैटास्ट्रोफ अकर्ड इन प्रीमियन पीरियड 96% डेथ। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है क्यूगर थ्योरी का, वो ये है कि लार्जेस्ट कैटास्ट्रोफ पे हुआ था प्रीमियन पीरियड के अंदर, जिसमें 96% डेथ हुई थी, जबकि इन्होंने बोला है कि 100% डेथ हो जाएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग एक इसका ड्रॉबैक भी है। डार्विन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें बताया गया है कि डार्विन सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किस इंसान से थे, किस साइंटिस्ट से थे। इतनी सारी थ्योरी इन्होंने एवोल्यूशन के बारे में दी है, तो डार्विन सबसे ज़्यादा किसको मानते थे, तो इसका जो आंसर है वो है डार्विन जो थे वो मालथ्यूस से इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने दिया था। इसके साथ ही अगला अपन देखते हैं पोस्टुलेट्स, जो कि डार्विन पोस्टुलेट्स अपन देखते हैं डार्विन ने किस किस पॉइंट्स को कवर किया। डार्विन ने सबसे पहला जो पॉइंट था वो था ओवर प्रोडक्शन, लाइक ह्यूमन एवरी स्पीसीज हैज द टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर। डार्विन ने देखा अलग अलग जगह पे जब वो गए तो उन्होंने देख के बोला कि जो ये है ह्यूमन में टेंडेंसी होती है ओवर प्रोडक्शन की, मतलब एक टाइम के बाद ह्यूमन में टेंडेंसी होती है ओवर ह्यूमन एवरी स्पीसीज हैज द टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर। जैसे 1 ट्री से 100 सीड्स प्रोड्यूस होंगे, उनसे फिर और ट्री प्रोड्यूस होंगे, 1 फिश से 100 एग प्रोड्यूस होंगे, लाइक दैट फॉर एग्जांपल है ये सब, और उनसे फिर और फिश आएगी, यही सब एग्जांपल कवर किए। ऑल ऑफ द प्रोजेनीज विल सर्वाइव और नॉट इज डिफरेंट। सेकेंड इन्होंने पॉइंट कवर किया डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उन्होंने देखा कि ईच ऑर्गेनिज्म कम्पीट फ्रॉम इट्स जाइगोट स्टेज टू इट्स नेचुरल डेथ फॉर डिमार्क एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस इज नोन एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब सर्वाइव के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जो फूड्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर वो सब नहीं मिल पाते, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, तो वो उनकी डेथ हो जाती है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अपन उसको बोलेंगे। बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म दैट आर बेटर एडोप्टेड विल सर्वाइव एंड विल गेट ए चांस टू रिप्रोड्यूस, थस रिलीज मोर प्रोजेनीज इन नेचर। इसमें बताया गया कि जो ज़्यादा मतलब जो अच्छे से स्ट्रगल करेगा इस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करेगा और वो मोर रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी प्रोजेनी नेचर में और प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। थर्ड पॉइंट इन्होंने डार्विन ने जो कवर किया वो किया वेरिएशन डिफरेंस। इन्होंने देखा कि ये पॉपुलेशन ऑफ कंपीटिंग इंडिविजुअल इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर ड्यू टू स्लाइट वेरिएंट्स अमंग द मेंबर्स। एवरी पॉपुलेशन इज प्री एडोप्टेड टू एन अनसीन प्रॉब्लम, मोर एक्टिव कंपेरिजन टू अदर। थर्ड पॉइंट है कि वेरिएशंस मतलब एवरी स्पीसीज एंड एवरी प्लेस हर स्पीसीज हर जगह पे जाने के बाद उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाता है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी द ऑर्गेनिज्म हु हैज लेस डिमांड्स फॉर रिसोर्सेज इज बेटर कंपिटिटर। जिसको रिसोर्स की लेस डिमांड रहती है वो अच्छा कॉम्पिटिटर होता है। विंस द कंपटीशन, सर्वाइव करता है और फ्यूचर में रिप्रोडक्शन करता है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी। लेकिन डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस मोर देन अदर, डिफरेंशियल सर्वाइव मोर देन अदर्स, एंड डिफरेंशियल फिटनेस फिट मोर देन अदर्स। The one who reproduce more than others and survive more than others will survive। जो अदर्स से मोर सर्वाइव करता है, मोर फिट रहता है एंड मोर वो मोर फिट होता है, वो मोर रिप्रोडक्शन करता है। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने किया ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इन्होंने देखा कॉमन पॉपुलेशन है, कॉमन पॉपुलेशन के अंदर ओवर प्रोडक्शन, एक टाइम के बाद ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन में स्ट्रगल, वो उन्होंने स्ट्रगल किया फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस हुए। वेरिएशंस के बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ एंड नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और नेचुरल सिलेक्शन से उन्होंने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ और एक न्यू स्पीसीज या न्यू स्पीसीज की ओरिजिन हो गई यहाँ पे। तो इन्होंने देखा कि यही चीज़ें इन्होंने इसमें कवर करी।
इसके बाद इन्होंने क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, मतलब डार्विन को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, क्या रीजन रहे थे, क्या ड्रॉबैक रहे थे डार्विन के कि इनको क्रिटिसिज्म किया गया। सबसे पहले डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। डार्विन ने एक बार भी अपने एक्सप्लेनेशन में, अपनी लॉज में, अपनी थ्योरी में एक बार भी ये नहीं बताया कि वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में एक बार भी उन्होंने बात नहीं करी। दिस थ्योरी हैज नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द कोज, ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में भी डार्विन ने बिल्कुल बात नहीं करी। डार्विन इज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई in a population only a few individual develops useful variation and other have harmful variation। इसके बारे में भी डार्विन ने बिल्कुल बात नहीं करी। अगला क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन वाज बेस्ड ऑन सेक्सुअल सिलेक्शन। व्हाई ओनली फीमेल सेलेक्ट द मेल फॉर मेटिंग, व्हाई नॉट वाइस वर्सा। यानी कि फीमेल ही क्यों सिलेक्ट करती है, मेल क्यों नहीं सिलेक्ट कर पाता रिप्रोडक्शन के लिए। तो इट्स दिस पॉइंट भी इसका क्रिटिसिज्म में आ गया डार्विन के। डार्विन वाज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन के बारे में बताने में वो अनेबल रहे। दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक टस्क ऑफ एलिफेंट्स, एंथर्स ऑफ डियर, मतलब हाथी के जो दांत होते हैं उनके बारे में, एंटलर्स ऑफ डियर, जो डियर के सींग जो होते हैं हिरण के, उनके बारे में बताने में भी असफल रहे डार्विन। इसके साथ ही दिस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट अनेबल टू एक्सप्लेन अराइवल ऑफ फिटेस्ट। इन्होंने ये तो बताया कि जो फिटेस्ट ज़्यादा सर्वाइव करेगा, जो वो मोर रिप्रोडक्शन करेगा, मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, बट इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि अराइवल ऑफ फिटेस्ट, कि फिटेस्ट आया कैसे, वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म वाज लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ हेरिडिटी। इनको हेरिडिटी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जो कि इनका बाद में ड्रॉबैक बना डार्विन का। अपन देखते हैं अब न्यू डार्विनिज्म, मतलब डार्विन के ही लॉ में क्या क्या चेंज होके बाद में जो भी उनकी थ्योरी पब्लिश हुई, जो भी थ्योरी उनकी रही, वो न्यू डार्विनिज्म हो गई। न्यू डार्विनिज्म इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विद ग्रेगर मेंडल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। न्यू डार्विनिज्म जो है वो मेंडल्स की थ्योरी एंड डार्विन की थ्योरी दोनों को मिला के जो एक थ्योरी बनाएगी, इसको न्यू डार्विनिज्म कहा गया। 19 में रिडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क की रिडिस्कवरी की गई, और उसके बाद द टर्म न्यू डार्विनिज्म marks the combination of natural selection and genetics as it is and has been variation modified since it was first proposed। मेंडेलिज्म एंड डार्विनिज्म से न्यू डार्विनिज्म बना, जो भी उनका थ्योरी थी उन दोनों को करने के बाद। जैसे माल्थ्यूसियन कॉम्पिटिशन, जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ, लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर वेरिएशंस दोनों मिल जाते हैं, ब्रीड्स रहते सब स्पीसीज, तो वो नेचुरल सिलेक्शन में जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर वो नेचुरल सिलेक्शन में गई, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ, तो मॉडर्न सिंथेसिस और न्यू डार्विनिज्म बन जाता, मतलब वो एक न्यू स्पीसीज का ओरिजिन हो सकता है यहाँ पे। म्यूटेशन क्या होता है? स्मॉल चेंजेज इन इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक, एक स्मॉल चेंजेज इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक में जो कि जेनेटिक वेरिएशन एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है। जेनेटिक वेरिएशन अगर है तो एलील्स, क्या है जेनेटिक वेरिएशन? एलील्स ऑफ इंडिविजुअल जीन्स कंबाइनिंग टू गिव कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, वो जेनेटिक वेरिएशन हो गया। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन इट्स इंपॉर्टेंट टर्म। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, 2 copies of each gene, one from each parents is मेंडेलियन इनहेरिटेंस। एंड मॉडर्न सिंथेसिस न्यू डार्विनिज्म प्लस मेंडेलिज्म दोनों को मिक्स करके मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दी गई, जो कि जिसकी अपन बात भी कर रहे हैं कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कैसे आई। तो ये सब कवर करके, ये सब देखने के बाद पता लग गया होगा। डार्विनिज्म प्लस मेंडेलिज्म, न्यू डार्विनिज्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रहे न्यू डार्विनिज्म के? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जब डार्विन बात कर रहे थे, तो जिसमें इम्पोर्टेंट ये न्यू डार्विनिज्म में बताया गया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो रहता है वो भी इवोल्यूशन कॉज कर सकता है। वेरिएशन कम ड्यू टू मल्टीपल, की वेरिएशन होता क्यों? वेरिएशन कम ड्यू टू मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन, वेरिएशन हमेशा मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन की वजह से भी हो सकता है। लॉट्स ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन लीड्स टू मैक्रो इवोल्यूशन, जो अपन स्मॉल जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन, जैसे कि जीन लेवल पहली लेवल पे जो हो गया, वो मैक्रो इवोल्यूशन करवा सकता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट टर्म थे इसके थ्योरी के, न्यू डार्विनिज्म के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या थी? इवोल्यूशन इज नॉट ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, इट मे अकर इन एनी डायरेक्शन, सिलेक्शन ऑलवेज अकर्स ऑन गिवन कंडीशन,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की। इवोल्यूशन इज नॉट ए गोल डायरेक्टेड। इवोल्यूशन जब भी होता है तो थोड़े कि अपना कोई गोल है या गोल डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन अपन ने ले रखी है, कोई गोल सेट कर रखा है, ऐसा नहीं। इवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है। सिलेक्शन ऑलवेज अकर्स ऑन गिवन कंडीशन। सिलेक्शन जो कंडीशन दी हुई होती है उसी के अंदर होता है स्पीसीज सिलेक्शन। एडेप्टेशन आर नॉट एक्वायर्ड बट इनहेरिटेड। एडेप्टेशन आर नॉट एक्वायर्ड, ये कोई एडेप्टेशन ऐसा नहीं कि अपन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड हो रहे हैं। वेरिएशन कम ड्यू टू म्यूटेशन, वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से विच इज ए रैंडम फिनोमेना। और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशियल सर्वाइव आर मोर इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशियल सर्वाइव आर मोर इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिज्म आर प्री एडेप्टेड फॉर एन अनसीन प्रॉब्लम। एविडेंस ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म की थ्योरी के एविडेंस क्या है? उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, जैसे कि इंग्लैंड में 1820 से 1840 के बीच में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। उसके पहले क्या था कि जो टिपिका फॉर्म जो थी, ये कोई पेपर्ड मॉथ इंसेक्ट है, तो इसका जो है सबसे जो 1820 के पहले 95% टिपिका फॉर्म इनसे इसकी मौत की ज़्यादा थी एंड 5% कार्बोनिफॉर्म थे। लेकिन जब 1820 से 1840 के बीच में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब इंग्लैंड में हुआ तो देखा गया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो 1820 से 1840 के बीच में जब रिवोल्यूशन हुआ तो ब्लैक मौत की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई एंड ग्रे या टिपिका की पॉपुलेशन, कार्बोनीफेरा मतलब जो मौत थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई एंड टिपिका मौत की पॉपुलेशन कम हो गई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से ब्लैक जो कलर इन्वायरमेंट में जो हो गया या जो भी है, इनकी सबकी वजह से ब्लैक मौत की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और जो टिपिका थे वो ग्रे कलर के थे, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई क्योंकि वो मोस्टली दिख जाते थे, जिसकी वजह से उनको प्रेडेटर खा जाते थे। DDT रेजिस्टेंस इंसेक्ट एक दूसरा एग्जाम्पल है। इसके साथ ही अब अपन देखते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में। हाउ कैन इट बी सो दैट स्पीसीज change through time and that modern species share a common ancestor, human, chimpanzee? Three possible theories of the history of life. Evolution: one species has evolved into another species. Transformism: one species transformed into another species. And separate creation: species evolved separately and remain fixed. तीन तरीके से evolution हो सकता है। सबसे पहले है इसमें बायोलॉजिकल एविडेंस, जो कि अब अपन नए वीडियो में कवर करेंगे। इसके अगला जो वीडियो रहेगा उसमें कवर करेंगे इसके बारे में। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा।